नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीडी से संबंधित जीके जीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट में आज है 14 सितंबर, तो 14 सितंबर के करंट अफेयर्स भी देखेंगे और साइंस का पार्ट भी करने वाले हैं एक। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो इसका उत्तर होगा 118 सेमी। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत में स्थित है, जहाँ पर 1300 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। 1300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। मासिनराम भारत में स्थित है। जबकि भारत में स्थित जैसलमेर में ओनली 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसलमेर में सबसे कम 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड राज्य की राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है। राजधानी का नाम क्या है? कोहिमा। अगला प्रश्न, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा मेघालय राज्य में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। मेघालय राज्य में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न, उत्कल तट या कलिंग तट किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ओडिशा के तट को उत्कल तट या कलिंग तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह नमक व सूखे मेवे हेतु जाना जाता है। कांडला बंदरगाह किस लिए जाना जाता है? नमक के व्यापार एवं सूखे मेवों के व्यापार के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा न्यू बंगलौर बंदरगाह को भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। न्यू बंगलौर बंदरगाह को क्या कहा जाता है? भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः है ईंट बनाने के लिए कौन सी मृदा का उपयोग किया जाता है? सामान्यतः ईंट बनाने के लिए कौन सी मृदा का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा लैटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है ईंट बनाने के लिए, क्योंकि लैटेराइट मृदा शुष्क होने पर कठोर हो जाती है। शुष्क होने पर कठोर हो जाती है। लैटेराइट मृदा एक ऐसी मृदा है जो कि सूखने पर बहुत कठोर हो जाती है। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा वैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला हैं जो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक सन 2000 में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांस्य मेडल जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सन 2000 में, जो कि सिडनी में संपन्न हुए थे 2000 के ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मार्ग बदलने के कारण कभी कहीं से कभी कहीं से यह बहती है तो गाँव में घुस जाती है और बहुत तबाही करती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईथान नेपाल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोसाईथान, जो कि नेपाल में स्थित है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है, जिसे बेतस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर शहर
मौर्य राजा अशोक के द्वारा झेलम नदी के किनारे बसाया गया था। मौर्य राजा अशोक के द्वारा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर को बसाया गया था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। सड़क मार्ग द्वारा काराकोरम दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा समुद्र तल से 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है जो कि 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। अगला प्रश्न, छठ पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर होगा बिहार राज्य से है। छठ पूजा का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से। बिहार में पारंपरिक रूप से सूर्य को समर्पित छठ पूजा की जाती है। सूर्य को समर्पित छठ पूजा बिहार में की जाती है। छठ पूजा का संबंध बिहार राज्य से है। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश शिव मंदिर को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। कैलाश शिव मंदिर को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यह 40वीं साइट थी भारत की। कौन सी साइट थी? 40वीं साइट थी, जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थान था। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई? तो इसका उत्तर होगा अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न, देश का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो इसका उत्तर हुआ 2021 में देश का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को भारत का पहला पेपरलेस बजट जारी किया। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से अनुच्छेद 112 में मिलता है। बजट का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस ब्रिटिश के शासनकाल में हुई? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी यह? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, जबकि पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। उसके बाद 1881 के बाद हर 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है, इसीलिए इसे नियमित जनगणना 1881 को कहा जाता है। अगला प्रश्न 20 नंबर, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा मोहन बागान, जिसका 1889 में स्थापना हुई थी। भारत का पहला फुटबॉल क्लब था मोहन बागान। पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? मोहन बागान, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा INS विक्रांत। भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत है। भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? INS विक्रांत। अगला प्रश्न, सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य है जिसे सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। और अर्धरात्रि के सूर्य वाला देश नॉर्वे को कहा जाता है। अर्धरात्रि के सूर्य वाला देश नॉर्वे को कहा जाता है। अगला प्रश्न, चीन व अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा मैकमोहन रेखा, जो कि चीन के साथ लगती है भारत की, वो अरुणाचल राज्य से लगती है, तो उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य की सीमा नेपाल से लगती है? तो इसका उत्तर होगा 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है भारत के। कौन कौन से राज्य हैं वो? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिमी बंगाल, चौथा है सिक्किम, 5वां है उत्तराखंड। इस प्रकार 5 राज्यों की सीमा रेखा
भारत के 5 राज्यों की सीमा रेखा नेपाल देश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में काला पानी लिपुलेख विवाद किन राष्ट्रों के मध्य हुआ है? तो इसका उत्तर होगा भारत और नेपाल के मध्य काला पानी लिपुलेख विवाद हुआ है हाल ही में। अगला प्रश्न है, गुजरात व पाकिस्तान के समानांतर कौन सी समांतर रेखा है? तो इसका उत्तर होगा 24 डिग्री समानांतर रेखा भारत के गुजरात एवं पाकिस्तान के समानांतर निकलती है। अगला प्रश्न, अक्साई चीन को भारत से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा LAC रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करने वाली रेखा है। अक्साई चीन को भारत से अलग करने वाली कौन सी रेखा है? LAC रेखा। अगला प्रश्न, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका उत्तर होगा पुराण में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। किसमें? विष्णु पुराण में। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका उत्तर होगा 68 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, और देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की संपूर्ण तटीय रेखा कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 7516.6 किलोमीटर 7516.6 किलोमीटर भारत की तटीय रेखा है संपूर्ण। 9 राज्यों की तटीय रेखा है 6100 किलोमीटर लंबी, और द्वीपों की तटीय रेखा है 1416.6 किलोमीटर। तो यह कुल मिलाकर 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल मिला के द्वीपों सहित और राज्यों सहित तटीय रेखा है। अगला प्रश्न, भारत की सीमांत लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर भारत की सीमांत लंबाई है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? अभी पढ़ा था हमने 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई कितनी होगी? 7,516 प्लस 15,200 बराबर 22,716.6 किलोमीटर भारत की सीमा की लंबाई है चारों ओर से। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, भारत कौन से कटिबंध में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है भारत। भारत कौन से कटिबंध में स्थित है? उष्ण व शीतोष्ण में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा व भारतीय मानक रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है? कर्क रेखा व भारतीय मानक रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। दो इसका आंसर होगा। कैसे? कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरात, राजस्थान, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इस प्रकार 8 राज्यों से 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा गुजरती है। वहीं भारतीय मानक रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा यानी 5 राज्यों से होकर निकलती है। भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री रेखा जो कि ऐसे जाती है, और कर्क रेखा एक ऐसे जाती है। लेकिन समान राज्य कौन कौन से निकलती है? तो यह यूपी से निकलती है, यहाँ पर यूपी का नाम नहीं है। तो यह एमपी एक राज्य है जो दोनों रेखाएं निकलती हैं, और छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ ऐसे, एमपी और छत्तीसगढ़ ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा भी निकलती है और भारतीय मानक रेखा भी निकलती है। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध में कारगिल का शेर या शेरशाह की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका उत्तर होगा विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध में कारगिल का शेर या शेरशाह की उपाधि दी गई। कारगिल युद्ध 1 जुलाई 1999 को हुआ था और .5140 को फतेह करते हुए विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। .5140 को फतेह करते हुए विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है किस संशोधन अधिनियम के तहत अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में यह एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अन्य पॉइंट जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अनुच्छेद 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसके अनुच्छेद के द्वारा? 124(2) के अनुसार। अगला प्रश्न, गांगेय डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 2009 में गांगेय डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। यह लेकिन अधिसूचना 2010 में की गई थी। गांगेय डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव 2009 में किया गया था और इसकी अधिसूचना 2010 में जारी की गई थी। आगे हम देखते हैं 14 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला है, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियाफेन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा चीन देश ने जियाफोन 502 को, जो कि पृथ्वी का अवलोकन करेगा, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन देश ने। अगला प्रश्न है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो इसका उत्तर होगा मैक्सिको के उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला है, विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा लागू करने वाला पहला कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य डिलीवरी के लिए ड्रोन का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना राज्य डिलीवरी के लिए ड्रोन का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी किस राज्य का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड का। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी नागालैंड का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो यह राजस्थान राज्य के, इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आइसलैंड में हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया? तो इसका उत्तर होगा 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस 2021 मनाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। आगे हम देखते हैं साइंस के क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज। रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। अगला है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा पाइराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? पाइराइट को। अगला प्रश्न है नेत्रदान में रोगी की आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। नेत्रदान में रोगी की कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग विधि के किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका उत्तर होगा वृक्क के द्वारा मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा फफूंद से पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है। साथियों सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ सपोर्ट